विवान जैसे ही रूहानी के चेहरे को देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि रूहानी के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। विवान रूहानी के आंसुओं को पोंछकर उसके मासूम से चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए गिल्ट के साथ बोलता है, नहीं बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। इसके बाद विवान खुद पर ही गुस्सा होते बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया है। रूहानी की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, वो अभी इन सब के लिए फिजिकल तरीके से तैयार नहीं थी। इतना बोल विवान रूहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगता है तो रूह रोते हुए बोलती है, तुम सब एक जैसे हो, एकदम एक जैसे। पहले उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अन तुमने। रूहानी के मुंह से ये बात सुन विवान अंदर से एकदम हिल जाता है, क्योंकि आज विवान की वजह से रूह को उसके साथ हुई 6 महीने पहले की घटना याद आ गई थी, जो विवान बिल्कुल भी नहीं चाहता था। विवान रोती हुई रूहानी को अपनी बाहों में जका कर उसे सुलाने की कोशिश करने लगता है। विवान की बाहों में आज रूहानी को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। उसी सुकून को महसूस कर रूहानी रोना बंद करके सो जाती है। वही विवान जो सोती हुई रूहानी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए एक गजब के जुनून के साथ बोलता है, मुझे माफ़ कर दो जाना, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी बीती यादें याद आए। वैसे तुम्हारे साथ जिसने भी ऐसा किया था वो अब तक नर्क की यात्रा कर चुका होगा। सुबह का वक्त। आज पूरी रात विवान नहीं सोया था, इसीलिए उसे अभी सुबह के वक्त नींद आ गई और उसकी आंख लग गई। वही रूहानी जो रात में नशे की हालत में धुत थी, इसलिए वो भी गधे घोड़े हाथी बैल सब कुछ बेचकर आराम से सो रही थी अपने पियाजी के बाहों में। ऐसे ही सुबह के 11 बज गए तो रूहानी मस्त अंगड़ाया लेती हुई उठी तो उसे उसके शर्म में काफ़ी दर्द महसूस हुआ और उसका सर धरती की तरह गोल गोल घूमे जा रहा था। रूहानी अपने सर को पकड़कर कराहते हुए बोलती है, हमारा सर, ये क्या हो रहा है हमें। रूहानी इतना बोल ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र उसके बगल में सो रहे विवान पे गई और फिर उसके बॉडी पे गई। विवान ने सिर्फ लोअर पहना था और उसकी मस्कुलर बॉडी की हॉटनेस देख तो जैसे एक पल के लिए रूहानी मदहोश ही हो उठती है और वो खुद से ही बोलती है, वह यार क्या बॉडी है, कितना होठ है ये, उफ़। ऐसे कुछ देर तक रूहानी विवान को ही निहारे जा रही थी कि तभी विवान सख्ती से मुस्कराते हुए बोलता है, अगर मुझे निहारना हो गया हो तो अब उठ जाओ, क्योंकि सुबह के 11 बज चुके हैं। विवान की आवाज़ और उसकी ऐसी बात सुन रूहानी एकदम से थकमका जाती है और उसके चेहरे पर हल्के से शर्म के चादर फैल जाते हैं। उसी शर्म के चादर को लिए रूहानी बेड से उठ रही थी कि उसकी नज़र उसके खुद के बेलिवास तन पे जाती है तो वो पूरी तरह से घबरा उठती है और ब्लैंकेट को अपने शरीर पे लपेटने लगती है और रात की सारी बातें याद करने लगती है कि आखिर उसके और विवान के बीच कल रात को हुआ क्या था। और ये बात विवान अच्छी तरह समझ पा रहा था। वो नहीं चाहता था कि रूहानी किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस ले, इसलिए विवान खड़ा होता है और ब्लैंकेट से लिपटी रूहानी को अपने सीने से लगा लेता है। विवान के सीने से लगते ही रूहानी के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान तैर जाती है और वो भी जोर से विवान को हग कर लेती है। उसकी ऐसी हरकत देख विवान के चेहरे पर भी एक मुस्कान खिल जाती है, लेकिन वही रूहानी जो अभी भी कल रात की ही बात याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विवान रूहानी के सर को सहलाते हुए गुस्से भरे आवाज में बोलता है, ज्यादा मत सोचो, कल रात क्या हुआ था, बस ये जान लो तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है, जो भी आएगा वो जान से जाएगा। विवान के कहने पर रूहानी अब सोचना बंद कर देती है और फिर विवान रूहानी को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। फिर उसे एकदम आराम से बाथटब में बैठा देता है और फिर से रूहानी के सर पर अपने हाथ को फेरते हुए बोलता है, फ्रेश है जाओ। इतना बोलकर विवान वहां से जाने लगता है कि रूहानी कसकर विवान का हाथ पकड़ लेती है और अपनी मीठी मधुर आवाज में बोलती है, तुम क्यों हमारी इतनी फिक्र करते हो, जबकि हम तो तुमसे प्यार भी नहीं करते हैं। विवान रूहानी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, जब तुम्हें किसी से इश्क होगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारी क्यों इतनी फिक्र करता हूँ। इतना बोलकर विवान वॉशरूम से बाहर चला गया। वही रूहानी जिसके दिमाग में विवान के कहे गए शब्द जैसे गूंज रहे थे, वो खुद से बोलती है, हमने किया था इश्क, पर उसी इश्क ने हमें धोखा दिया था। पर तुम्हें हमें कुछ अपना सा महसूस होता है क्या, सच में हमें तुमसे मोहब्बत हो रही है। ऐसे ही कुछ ही देर में विवान और दोनों फ्रेश होकर रेडी हो जाते हैं। विवान जो सोफे पे बैठा अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था तो वही रूहानी जो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को बना रही थी। विवान एक नज़र रूहानी को देख रहा था तो एक नज़र अपने फ़ोन पर।
तभी उनके कमरे में एक सर्वेंट उनके लिए नाश्ता या कहो खाना लेकर आती है, क्योंकि अभी दिन के 1 बज रहे थे। विवान सर्वेंट से कहता है, ठीक है अब आप जाइए। विवान के कहने पर सर्वेंट वहां से चला जाता है। फिर विवान खड़ा होता है और रूहानी के पास जाकर उसके हाथ से मेकअप के सामानों को रखते हुए बोलता है, चलो अब पहले लंच करो। रूहानी विवान के हाथ से अपने मेकअप किट को वापस छीनकर अपना मुंह किसी छोटे बच्चे की तरह बनाते हुए बोलती है, नहीं करेंगे हम लंच, हमें अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है। रूहानी की बात सुन विवान उसके हाथ से लेकर मेकअप बॉक्स को टेबल में रखकर विवान रूहानी के कंधे को कस के पकड़कर उसे सोफे पर बैठा देता है और खुद उसके बगल में बैठकर उसे खाना खिलाने लगता है। विवान की ऐसी हरकत देख रूहानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बस शांति से विवान के हाथ से खाना खाने लगती है। कुछ देर तक ऐसे ही विवान सिर्फ रूहानी को खाना खिला रहा था और खुद खाने का एक निवाला भी नहीं ले रहा था, जिसे रूहानी अच्छी तरह नोटिस कर रही थी। रूहानी देखती है कि विवान सिर्फ उसे ही खाना खिलाए जा रहा है और खुद खाने का एक बाइट भी नहीं ले रहा है। ये देख रूहानी जल्दी से खाने का एक बाइट अपने हाथ में लेती है और विवान को बड़े ही प्यार से खिला देती है। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को प्यार, जुनून, मदहोशी से खाना खिला रहे थे। तभी उनके रूम का दूर नॉक होता है तो विवान अपनी कड़क आवाज में बोलता है, आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। विवान के कहने पर आराधना जी और वीना दोनों कमरे में आती है। वीना के हाथ में एक सेनी में बहुत सारी बनारसी साड़ी और ढेरों खानदानी गहने थे। आराधना जी विवान और रूह को ऐसे एक दूसरे को इतने प्यार से खाना खिलाते देख वो पैसे से उनकी नज़र उतारने लगती है और उनकी नज़र उतारते हुए बोलती है, कितनी प्यारे लग रहे हैं आप दिन एक साथ, भगवान आप दोनों की कोई हमेशा बनाए रखे। आराधना जी की बात सुन रूहानी बिल्कुल शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। वही विवान, जिसे रूहानी को देख मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कोल्ड वॉइस में आराधना जी से बोलता है, कहिए कैसे आना हुआ, कोई काम था तो हमें बुला लेती, आपने क्यों जहमत उठाई। आराधना जी मुस्कुराते हुए बोलती है, आज आपकी बुआ जी आ रही है। विवान सख्ती से बोलता है, तो क्या हुआ। आराधना जी फिर से थोड़ा मुस्कराते हुए बोलती है, तो हम ये साड़ियाँ और हमारी सारी खानदानी गहने रूहानी को देने आए हैं, अब से इन सब पर सिर्फ रूहानी का हक है। इतना बोलकर आराधना जी वीना के हाथ से वो सेनी लेती है और रूहानी को थमाते हुए बोलती है, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर आराधना जी वहां से चली जाती हैं और उनके साथ वीना भी चली जाती हैं। वही विवान, जो मुस्कुराते हुए रूहानी की तरफ देखकर बोलता है, चलो भाई अब तुम संभालो इन खानदानी गहनों को, मैं तो चला अपनी मंजिल। इतना बोलकर विवान रूम से बाहर जाने लगता है तो रूहानी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने दांत बाहर निकालते हुए बोलती है, हमें बाहर जाना है, हमें ले चलो प्लीज। विवान सख्ती से बोलता है, कहीं नहीं जाना है तुम्हें, तुम अभी बहुत कमजोर हो। रूहानी चिढ़ते हुए बोलती है, हम कमजोर हैं न, तभी तो कल रात को तुमने इतना बोलकर रूहानी एकदम चुप हो जाती है और अपनी निगाहें शर्म के मारे चुराने लगती है। रूहानी को ऐसा करता देखकर विवान उसके चेहरे को पकड़कर उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, कल रात को जो भी हुआ उसे भूल जाओ और चलो मेरे साथ। इतना बोलकर विवान रूह का हाथ पकड़कर उसे अपनी कार के पास ले आता है। रूहानी बस एक टक उसे ही देखे जा रही थी, जैसो मानो रूहानी की निगाहें विवान से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवान रूहानी के लिए खुद कार का डोर ओपन करता है और रूहानी फिर कार में बैठती है। फिर विवान भी कार में रूहानी के बगल में बैठ जाता है। कुछ ही देर में ड्राइवर कार का लेकर वहां से निकल जाता है। विवान की कार के पीछे 4 और कार्स उसके बॉडीगार्ड्स के थे। इधर एक रेस्टोरेंट में तन्वी रेस्टोरेंट के एक टेबल पर बैठी हुई थी और किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में वहां एक लड़का आता है और तन्वी के बगल में बैठते हुए उससे शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है, बोलो कैसे याद किया मुझे, मैं तो तुम सबका दुश्मन हूँ। तन्वी उस लड़के की तरफ पैसों की एक पूरी बंडल देते हुए घिरे से बोलती है, ये पूरे 50 लाख है, इसे पकाओ और हमारा काम करो अविनाश ओबरोई। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि विवान का सौतेला भाई अविनाश था। अविनाश जैसे ही इतने सारे पैसों को देखता है वैसे ही उसकी आंखों में इन पैसों को पाने की तलब साफ दिखाई देने लगती है और वो जल्दी से उन पैसों को अपने हाथ में करते हुए कहता है, क्या काम है बोलो। सस्पेंस।
कुछ देर अविनाश के बातें करने के बाद तन्वी रेस्टोरेंट से वापस घर के लिए निकल जाती है। इधर विवान और रूहानी विवान के इंडस्ट्रीज पहुंच चुके थे, जिसे देख रूहानी विवान पर चिढ़ते हुए बोलती है, ये तुम हमें ऑफिस क्यों ले आए हो, हमें तो पानी पूरी खाने जाना था। विवान सख्ती से बोलता है, अंदर चलो। रूहानी बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलती है, नहीं जाएंगे हम, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हमें घुमाने नहीं यहाँ लेकर आ रहे हो। अब विवान रूहानी की बात बिना सुने उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाता है और फिर विवान रूहानी को अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में ले जाता है। विवान को ऐसे रूहानी को ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज के बाहर किसी का भी घूमना फिरना सख्त मना है। विवान रूहानी को अपने कैबिन में लाकर उसे अपनी गोद से उतारता है तो रूहानी बच्चे की तरह अपना मुंह लटकाकर वहां सोफे पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन में गेम खेलने लगती है। रूहानी को ऐसा करता देख विवान माहिर को कॉल करता है और उससे सख्ती में बोलता है, माहिर अभी मेरे कैबिन में पानी पूरी लेकर आओ। विवान की बात सुनकर माहिर एकदम चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है, जी सर, आप पानी पूरी खाएंगे। विवान सख्ती से बोलता है, नहीं बस तुम लेकर आओ। इतना बोलकर विवान कॉल कट कर देता है और फिर रूहानी के पास आकर उसके बगल में बैठ जाता है। रूहानी उसके तरफ जरा भी नहीं देख रही थी। रूहानी को ऐसा करता देख विवान रूहानी के हाथ से उसका फ़ोन छीनते हुए सख्ती से बोलता है, रूहानी इधर देखो। रूहानी फिर भी विवान के बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी और न ही विवान की तरफ एक नज़र भी देख रही थी, जो विवान के लिए एकदम मंजूर नहीं थी। रूहानी विवान की तरफ फिर भी नहीं देखती है तो अब विवान एक झटके में रूहानी को अपनी गोद में कर लेता है। विवान की गोद में आते ही रूहानी चिढ़ते हुए बोलती है, छोड़ो हमें, छोड़ो। विवान रूहानी के बाल को संवारते हुए बोलता है, जाना तुम ऐसे हमसे खफा मत होया करो। तू जो मिला तो मंजिल मिल गई, तू जो मेरी वीरान जिंदगी की कशिश बन गई। तेरे लबों को भुआ तो एहसास हुआ कि तू मेरी तलब बन गई। रूहानी विवान के ऐसे शायराने अल्फाज को सुन पता नहीं क्यों पर रूहानी को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन वो इस खुशी को विवान को जताना या दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने जज्बातों को छिपाए रखती है और कुछ भी नहीं कहती। वही तभी विवान के कैबिन का डोर नॉक होता है। ये सुन विवान रूहानी को अपनी गोद से वापस सोफे पर बैठा देता है और खुद अपनी ऑफिस के प्रेसिडेंट के चेयर में बैठ जाता है। फिर सख्ती से बोलता है, कम इन। विवान के इतना बोलते ही माहिर अपने हाथ में 2 प्लेट पानी पूरी लिए कैबिन में एंटर करता है। माहिर को देख विवान उसे रूहानी की तरफ इशारा करता है तो माहिर समझ जाता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ओक बॉस। इतना बोल माहिर रूहानी के पास जाता है और उसके सामने रखे टेबल पर पानी पूरी की प्लेट रख देता है। फिर वहां से जाने लगता है तो विवान उससे सख्ती से बोलता है, मेरे कैबिन में अभी कोई भी नहीं आना चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम है क्यों ना हो। डू यू अंडरस्टैंड? विवान की बात पर माहिर सिर्फ हम्मा में अपना सर हिला देता है और कैबिन से बाहर आ जाता है। माहिर जैसे ही कैबिन से बाहर आता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। विवान रूहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे रूहानी सीधा विवान की गोद में जा गिरती है। रूहानी विवान के इस एक्शन से बिल्कुल शॉक्ड थी। रूहानी की गोद से उठना चाह रही थी, लेकिन विवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रूहानी चाहकर भी विवान की गोद से नहीं उठ पा रही है। रूहानी विवान की गोद से उठने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो हमें, छोड़ो। विवान रूहानी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए मदहोशी में कहता है, वो हो जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। रूहानी विवान के हाथ जो उसके बालों पर थे वो उसे झटकते हुए बोलती है जल्दी हमें। रूहानी इतना बोल ही रही थी कि अचानक से विवान रूहानी के एयरलोब पर बाइट कर देता है। उसे ऐसा करता देख रूहानी थोड़ा अजीब फील करने लगती है और वो फिर से हड़बड़ाते हुए गुस्से में तपाक से बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम? विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, अपनी जाना को प्यार कर रहा हूँ। विवान इतना बोल ही रहा था कि रूहानी अचानक से विवान की पकड़ से छूटने के लिए विवान के हाथ पर दांत काट देती है, जिससे हल्का सा विवान के मुंह से निकलता है, ये क्या कर रही हो? इतना बोलते वक्त विवान रूहानी को छोड़ देता है और रूहानी जल्दी से विवान के गोद से उठकर भाग जाती है और वो जाते वक्त बोलती है, हमारे करीब आओगे तो यही होगा। इतना बोलकर रूहानी वहां से भाग जाती है। वही विवान रूहानी को जाता देख बस एक हल्की सी धीमी स्माइल के साथ बोलता है, करीब तो एक दिन तुम मेरे आओगी, वो भी खुद से।
इधर रूहानी जो रूम में जाकर सीधे वॉशरूम में घुस जाती है फ्रेश होने के लिए, तभी विवान भी कमरे में आता है और वो भी चेंजिंग रूम में चेंज करके वापस रूम में आकर सो जाता है। विवान ने अभी सिर्फ लोअर पहना था जिससे उसकी मस्क्यूलर बॉडी दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। विवान रियल में नहीं सोया था, वो बस सोने का ड्रामा कर रहा था। कुछ ही देर में रूहानी वॉशरूम से आती है तो विवान को सोता देखकर बड़बड़ाते हुए बोलती है, हम बड़ा आया। उसके बाद रूहानी की नज़र विवान के मस्क्यूलर बॉडी पर जाती है जिसे देखकर रूहानी का मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है और वो अपने मन में ही अपने मुंह को बंद करते हुए बोलती है, या क्या बॉडी है, वैसे तुझे क्या कैसी भी बॉडी रहे। इतना बोलकर रूहानी कुछ सोचती है और फिर अपने पेट पे हाथ रखते हुए बोलती है, वैसे अभी तो हमें भूख लग रही है, जाकर देखते हैं किचन में कुछ खाने को होगा तो खा लेंगे। बेड पर लेटा विवान रूहानी की सारी हरकत नोटिस कर रहा था और मन ही मन बहुत खुश भी हो रहा था। उसके बाद रूहानी नीचे लिविंग एरिया में आती है तो देखती है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सब सो चुके हैं। यही सोचकर वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ भी कोई बहू है, यहाँ तक कि सारे सर्वेंट्स भी सो चुके हैं और वहाँ खाने को भी कुछ नहीं है। ये देखती का चेहरा एकदम छोटा सा हो जाता है और वो फिर से अपने पेट पर हाथ रखकर उदासी के साथ बोलती है, चल रूहानी, आज तुम्हें भूखा ही सोना पड़ेगा, तुम्हें तो खाना बनाना आता तो है नहीं जो तुम खुद से कुछ से बनाकर खा लोगी, इसे अच्छा है भूखे सोना। इतना बोलकर रूहानी अपना छोटा सा मुंह लिए वापस रूम में आ जाती है। विवान जो कि सोने का ड्रामा कर रहा था, उसे रूहानी को देख बड़ी हंसी आ रही थी। रूहानी का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था और सर्वेंट से ऐसा करने को विवान ने ही जानबूझकर करने को कहा था, क्योंकि वो जानता था कि रूहानी से हर काम कर पाना हो सकता था लेकिन भूख बर्दाश्त करना ये कभी नहीं हो सकता है। रूहानी एक नज़र विवान की तरफ देखती है तो उसके दिमाग में विवान को परेशान करने का एक आइडिया आता है और खुद से बोलती है, बड़ा मोहब्बत की नारे लगाए फिरता है, ज़रा इसी को हम कुछ बनाने को कहते हैं, इसे तो आता ही होगा खाना बनाने, इसे मेरा पेट भी भरेगा और ये बेचारे जो आराम की नींद ग्रहण कर रहे हैं उसकी नींद भी खराब हो जाएगी। यही शैतानी सोच लिए रूहानी विवान के पास जाती है और फिर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बड़े ही प्यार भरे अल्फाज में बोलती है, विवान विवान उठो प्लीज़, हमें भूख लग रही है। विवान रूहानी की आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से सुन पा रहा था लेकिन वो थोड़ा ड्रामा करते हुए रूहानी को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है जिससे रूहानी विवान के एकदम करीब थी। रूहानी की धकने जैसे मानो 180 की स्पीड में चल रही हो। विवान की गर्म सांसें जो रूहानी को छू रही थी और रूहानी की गर्म सांसें विवान को छू रही थी। दोनों की निगाहें जैसे एक दूसरे में एक खोई हुई थी। विवान का एक हाथ रूहानी की कमर पे थी और दूसरा हाथ रूहानी के बालों पर थी। विवान थोड़ा और शैतानी के साथ रूहानी को अपने ऊपर जकड़ लेता है जिससे रूहानी होश में आती है और वो विवान का हाथ झटकते हुए खड़ी होती है। फिर अपने छोटे से मुंह को बनाते हुए बोलती है, वो हमें भूख लगी है पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें खाना बनाना भी नहीं आता है। इतना बोलकर रूहानी शर्माते हुए वहां से जाने लगती है तो विवान बेड पे बैठकर रूहानी का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है और नॉर्मल स्वर में बोलता है, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें अपने हाथ का खाना खिलाऊंगा। विवान की बात पर रूहानी कुछ नहीं कहती है लेकिन उसके दिल में खुशी के लड्डू जरूर फूट रहे थे। कुछ ही देर में रूहानी और विवान दोनों किचन में जाते हैं। विवान रूहानी को किचन में चेयर में बैठा देता है और खुद लग जाता है अपनी जाना के लिए खाना बनाने में। रूहानी विवान को बड़े ही ध्यान से देख रही थी कि वो कैसे बना रहा है। रूहानी देख पा रही थी कि विवान किसी मास्टर शेफ की तरह खाना बना रहा है। विवान के हाथ खाना बनाने वक्त इतनी स्पीड से चल रहे थे जिसका कोई जवाब नहीं। रूहानी ऐसे ही विवान को देखते हुए बोलती है, तुम्हें कैसा पता चला कि आज हम और तन्वी शॉपिंग पे जाने वाले थे? विवान मुस्कुराते हुए बोलता है, बस पता था, तुम कुछ भी करो मुझे पता चल ही जाएगा। विवान और रूहानी दोनों एक दूसरे को निहारने में इस कदर खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि कब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आकर खड़े हो गए कि उनकी गर्म गर्म सांसें उन्हें मदहोश करने लगी। लेकिन विवान खुद को संभालते हुए आगे बढ़ गया और मुस्कराते हुए रूहानी से बोला, क्या बात है भाई, आज कहीं जाना है क्या तुम्हें? रूहानी दांत दिखाते हुए बोली, हम आज से हम वापस ऑफिस ज्वाइन करेंगे। रूहानी की बात पर विवान एक झटके में पीछे मुड़ा और सख्ती से बोला, नहीं, अभी तुम ऑफिस नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है।
रूहानी विवान को मनाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं ना प्लीज, अब हम घर में अकेले बोर हो जाते हैं तो शायद ऑफिस जाए तो हमें अच्छा फील हो। विवान फिर से सख्ती से बोला, बिल्कुल भी नहीं। रूहानी रोनी सी आवाज में बोली, प्लीज प्लीज, अच्छा तुम हमें पहुंचाने और लेने जाना, ठीक, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। विवान सख्ती से बोला, ऑफिस में तो मैं तुम्हारे नहीं रहूंगा इसलिए तुम नहीं जाओगी। अब रूहानी सोफे पर बैठती है और अपना फोन निकालकर अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कॉल पे बोली, लो कार्तिक, आज हमारे घर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ घूमने जाएंगे। कार्तिक कॉल पर बोला, क्या बात है रूही, तुझे अपने माफिया पति से मेरी जान लिवानी है जो मुझे तू अपने घर बुला रही है। रूहानी गुस्से में तपाक से बोली, तुझे डर लगता है मेरे माफिया पति से, तो भाड़ में जा, आज के बाद कॉल मत करियो। इतना बोलकर रूहानी कॉल कट कर देती है और अपने छोटे से मुंह को रोने जैसा बनाकर बैठ जाती है। वही विवान जो रूहानी के पास आया और रूहानी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, देखा तुम्हारे माफिया पति का डर। रूहानी विवान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, प्लीज विवान प्लीज, हमें अब ऑफिस जाने दो, देखो हम बिल्कुल ठीक है। विवान अभी भी अपनी जिद पे अड़ा था कि वो रूहानी को ऑफिस नहीं जाने देगा, लेकिन अब रूहानी की आंखों से कुछ बूंद आंसू गिर गए जिसे देख अब क्या होना था विवान का दिल पिघल गया और वो फिर भी सख्ती से बोला, ठीक है तुम जाओ ऑफिस, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। विवान की बात पर रूहानी चहकते हुए बोली, हम मानेंगे, तुम्हारी हर शर्त मानेंगे, बोलो क्या शर्त है। विवान एक गहरी सांस भरते हुए बोला, तुम्हें ऑफिस हर रोज मैं लेकर जाऊंगा, घर भी वापस मैं लाऊंगा और तुम्हें काम का अभी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी और तुम्हारी शादी की बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर मेरे बॉडीगार्ड्स जो तुम्हारे कैबिन और रायचंद इंडस्ट्रीज के बाहर तुम्हारी सेफ्टी के लिए रहेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम पर एक आंच भी आए भी। डू यू अंडरस्टैंड, बोलो शर्त मंजूर है। रूहानी खुश होते हुए बोली, यस आई अंडरस्टैंड, एंड हम शर्त मानने के लिए तैयार है। रूहानी को विवान की हर एक बात में उसके लिए प्यार और अत्यंत चिंता का भाव साफ साफ झलक रहा था, झलकता भी क्यों न, क्योंकि भले ही विवान ने ये सारी बातें एक शर्त के तौर पर रूहानी के सामने रखी थी, लेकिन हकीकत में तो ये प्यार का एक झलक था जिसे रूहानी महसूस कर पा रही थी। कुछ ही देर में विवान भी रेडी हो गया। विवान ने भी आज ब्लैक थ्री पीस सूट पहना था जिसमें वो काफी हद तक गुड लुकिंग पर्सन लग रहा था। ऐसे ही विवान और रूहानी दोनों ब्रेकफास्ट करके एक साथ ऑफिस के लिए निकल गए। विवान के कहे अनुसार विवान की कार पहले रायचंद इंडस्ट्रीज गई। रूहानी जैसे ही कार से निकली, विवान ने कहा, मेरी नज़र हर वक्त तुम पर है, इसलिए केयरफुली काम करना। विवान की बात पर रूहानी एक टैडी सी स्माइल दे देती है, फिर अपने इंडस्ट्रीज के अंदर चली जाती है। वही विवान भी अपने इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। रूहानी जैसे ही ऑफिस के अंदर एंटर करती है, वैसे ही सभी स्टाफ रूहानी को देख खड़े हो जाते हैं और सब एक साथ विश करते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। रूहानी भी बड़े ही प्यार से उन सबके विश का जवाब देती है, आप सभी को भी सुप्रभात। इतना बोलकर रूहानी अपने रायचंद इंडस्ट्रीज के केबिन की तरफ चली गई, लेकिन इधर सभी स्टाफ रूहानी को इतनी दिनों के बाद ऑफिस में देख हैरान थे। उन्हें ये बात पता नहीं थी कि रूहानी पिछले 6 महीनों से कोमा में थी और उसकी इसी हालत में उसकी शादी दी माफिया किंग विवान ओबरोई से हो गई थी। इधर रूहानी जैसे ही इतने दिनों के बाद अपने केबिन के अंदर गई, उसके आंखों में आंसू झलक गए। वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठी और बड़े ध्यान से पूरे केबिन को देखने लगी। तभी रूहानी के केबिन में उसकी असिस्टेंट और उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त सिया अंदर आई। सिया को देख रूहानी बोली, बताओ सिया कैसी हो, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, यस रूहानी मैम, आप तो इतने दिनों से ऑफिस ही नहीं आई थी। पिछले 6 महीनों में आपकी गैर मौजूदगी में बहुत कुछ हुआ है इस ऑफिस में। रूहानी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्या हुआ, हमें खुलकर बताओ। सिया बोली, इन पिछले 6 महीनों में जब से आप ऑफिस नहीं आ रही थी, तब से मिस्टर विवान ओबरोई ने हमारी कंपनी को अपने हैंड में कर लिया था, तो हमें लगा कि आपने रायचंद इंडस्ट्रीज को ओबरोई इंडस्ट्रीज के हैंड कर दिया है, लेकिन आज आप वापस से ऑफिस आ गई है, जिससे हम सब बहुत खुश है। सिया की बात सुनकर रूहानी एकदम चौंक गई, क्योंकि आज तक विवान ने इस बात का जिक्र अभी तक रूहानी के सामने नहीं किया था कि उसने रायचंद इंडस्ट्री से को अपने हाथ में कर लिया था। लेकिन रूहानी इस वक्त खुद को समझाते हुए सिया से बोली, मुझे पिछले 6 महीनों की सारी फाइल्स डिटेल्स ला कर दो।
सिया अलर्ट होते हुए बोली, ओक मैम। इतना बोल सिया रूहानी के केबिन से चली गई। वही रूहानी जो सोच में पड़ गई कि आखिर विवान ने उसे इस बारे में बताया क्यों नहीं। इधर विवान जो रूहानी के नेकलेस में लगे कैमरा की मदद से रूहानी क्या क्या कर रही है वो सारी चीजें अपने केबिन में लगे टीवी पर देख रहा था। वो रूहानी को देखते हुए जुनून में बोला, तुम्हारी इसी अदा में तो मैं फिदा हूँ। इतना बोल विवान एक बजर दबाकर माहिर को अपने केबिन में बुलाता है और माहिर से सख्ती से बोला, आरुष खुराना का कुछ पता चला? वो कहाँ है? माहिर अलर्ट होते हुए बोला, यस सर, वो लंदन में है अपनी फैमिली के साथ। विवान सख्ती से बोला, उसे इंडिया कैसे भी करके लाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें खुद ही लंदन क्यों न जाना पड़े। ओक माहिर विवान की बात को समझते हुए बोला, यस सर, मुझे एक सबूत मिला है कि आखिर आज से 22 साल पहले बनारस के हॉस्पिटल में किसने वो कांड किया था। विवान सख्ती से बोला, क्या है सबूत, दिखाओ। विवान के कहने पर माहिर लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करता है जिसे देख विवान गुस्से से लाल पीला हो उठता है, लेकिन वो अपने आप को काबू में करते हुए एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, गुड, अब पता चलेगा आपको मिसेस कावेरी ओबरॉय कि आपने किससे पंगा लिया है। इतना बोल विवान जोर जोर से शेर की तरह दहाड़ते हुए हंसने लगा। वही माहिर विवान के केबिन से चला गया। इधर बनारस के एक बड़े से हवेली में एक लगभग 60 से 65 साल की औरत, जिसका इलाज एक बड़े जमींदार और पूरे बनारस पर अपनी हुकूमत चलाने वाला शशिकांत रायचंद के घर में चल रहा था। उस औरत को देखकर हवेली का मालिक और पूरे बनारस पर अपनी हुकूमत करने वाला शशिकांत रायचंद डॉक्टर से बोला, डॉक्टर जी, इन्हें कुछ नहीं न होगा, ये हमारी अम्मा लगती है जिनसे हम पूरे 22 वर्षों के पश्चात मिले हैं। डॉक्टर बोले, देखिए जमींदार जी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये पूरे 5 महीनों से होश में नहीं आई है। इतना बोल डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वही शशिकांत जी अपनी पत्नी मधुबाला जी से उस बुजुर्ग महिला के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले, देखिए ना मधुबाला जी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हमारी अम्मा ठीक नहीं होंगी। अरे हम तो उनसे पूरे 22.5 वर्षों के बाद तीर्थ में मिले हैं। हम हमारी गलती की सजा काट चुके हैं अब एक बार, और हम अपनी अम्मा को नहीं खोना चाहते हैं। मधुबाला जी बोली, नहीं होगा कुछ भी अम्मा को, अम्मा बिल्कुल हो जाएगी, आप संतुष्टि रखें। इधर फिर से दिल्ली में शाम का वक्त। विवान अपने इंडस्ट्रीज से रायचंद इंडस्ट्रीज आया, जहां रूहानी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। विवान के आते ही रूहानी कार में बैठी और फिर विवान और रूहानी दोनों ओबरॉय विला के लिए निकल गए। विवान रूहानी के बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, कैसा गया आज का दिन? रूहानी थोड़ा एटीट्यूड में बोली, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने हमारी कंपनी को अपने हाथ में कर लिया था? विवान मुस्कराते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी प्यारी बीवी जी की तुम्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो। रूहानी अपना मुंह फेरते हुए बोली, इसमें स्ट्रेस वाली क्या बात है? इतना बोल रूहानी कार से खिड़की के बाहर खुली फिजाओं को निहारने लगी और अपने ही सोच में गुम हो गई। विवान रूहानी को ऐसे सोच में गुम देख उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करता है तो देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है, जिसे वो बाहर लाना तो नहीं चाहती थी पर वो बाहर देखे जा रहे थे। विवान रूहानी को ऐसे इतना हाथ देख उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को सहलाते हुए चिंता में बोला, क्या हुआ है जाना, तुम्हारी आंखों में आंसू, बताओ मुझे। रूहानी जो अब एकदम गुमसुम सी थी वो हल्की सी आवाज में बोली, दादी। रूहानी की बात सुन विवान समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है और वो क्यों अचानक से इतना हाथ हो गई। विवान रूहानी के बालों को सहलाने लगा और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। रूहानी को विवान की बाहों में एक अलग सा सुकून मिल रहा था, इसलिए वो और ज्यादा विवान के सीने से चिपक गई। ऐसे ही कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच गए। रूहानी अब नॉर्मल फील कर रही थी, इसलिए वो कार से उतरती है और सीधे तन्वी के कमरे में चली जाती है, लेकिन इधर विवान जो अपने कमरे में चला जाता है। रूहानी तन्वी के कमरे में जाती है तो देखती है कि तन्वी हॉस्पिटल से आ चुकी है और वह तरंग और विना पहले से ही तन्वी के साथ मौजूद है। उन दोनों को देख रूहानी चहकते हुए बोली, क्या बात है, यहाँ लगता है मीटिंग हो रही है किसी चीज की। रूहानी के इतना कहते ही सबकी नज़र रूहानी की तरफ जाती है तो तन्वी एक धीमी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे रूही, तुम आ गई, आओ बैठो और बताओ कैसा गया आज ऑफिस में दिन। रूहानी फिर से चहकते हुए बोली, बहुत अच्छा गया दिन, और तुम सब बताओ यहाँ एक साथ सब क्या कर रहे हो? और वो नियति नज़र नहीं आ रही है।
नियति का नाम सुनते ही विना हंसते हुए बोल पड़ती है, अरे उस बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल है जब से उसने जाना कि भाई शादीशुदा है और तुम उसकी पत्नी हो बेचारी। विना की बात सुन सभी हंसने लगे। तभी रूहानी तरंग की तरफ देखते हुए बोली, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया हमें। रूहानी की बात पर तरंग मुस्कुराते हुए बोला, जी मैं। तभी विना बीच में ही बोल पड़ती है, ये हमारे प्यारे भाई तरंग अग्रवाल है।